हाँ नारायण, सांस ले ले, इधर आ, कुर्सी पे बैठ, घबरा मत। नारायण शायद कुर्सी के ऊपर बैठ जाता, लेकिन उसके गोडे के अंदर, नी के अंदर गोली मारी थी। उससे हिला नहीं जा रहा था। मैंने उसको हाथ डाल के शोल्डर से उठाया और कुर्सी के ऊपर किसी न किसी तरीके से बिठाया। नारायण को सिर्फ गोडे पे गोली नहीं लगी थी, नारायण का एक कान भी उड़ा हुआ था और उसका मुंह खून में लथपथ था। आंखें सूजी हुई थी, नाक फटा हुआ था। नारायण यकीनन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था क्योंकि ब्लीडिंग बहुत तेज हो गई थी। अगर जमीन की तरफ आप देखते हैं तो जमीन पे दो काले उल्टे पड़े हुए थे और उनके साथ एक और इंडियन जिसकी आंख के अंदर गोली लगी हुई थी, मुर्दार हालत में पड़ा हुआ था। ये क्या हो गया भाई? ये कौन सी दुनिया है? ये काले और इंडियन गाजी के हत्थे कहाँ से चढ़े? युगांडा का नाम सुना है? किसी ज़माने में वहाँ गैंडे होते थे, लेकिन इस वजह से उसका नाम युगांडा नहीं पड़ा। They had black and white rhinoceros population, but this is not the reason why Uganda got its name. ये पहली बार नहीं था कि मैं युगांडा कंपाला आया हूँ। पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ मौजूद है और इंडिया की एम्बेसी भी वहाँ मौजूद है, लेकिन इस बार मुझे बॉर्डर सिटी किसोड़ो जाना था। कॉन्गो के जंगलों के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ रॉक के ऑपरेटिव आए हुए थे। नारायण सेंट्रल अफ्रीका का इंचार्ज था और वहाँ से जो डायमंड ट्रेड ये करते हैं, ये वहाँ किसी मीटिंग के लिए आया हुआ था। ना 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 ना, गलत समझे आप। डायमंड की स्मगलिंग करने के ऊपर मैं नारायण को क्यों मारूंगा? रोजगार का जरिया है, जो उसका दिल आता है करे। ये वजह कुछ और थी, और वजह युगांडा और कॉन्गो के अंदर की नहीं थी। वजह थी मिस्र की, कायरो की। 1 महीना पहले हमारे एक अंडर कवर अफसर को एक्सीडेंट के अंदर शहीद कर दिया गया और उसके पीछे नारायण का हाथ था। एक्सीडेंट तो बाद में किया गया, लेकिन उसको शहीद पहले किया गया। मेरा काम था नारायण को ट्रैक डाउन करना, जिसके अंदर मुझे तकरीबन 20 से 25 दिन लगे, और फाइनली कॉन्गो के बॉर्डर के ऊपर नारायण की मौजूदगी का मुझे पता चला। नारायण के साथ उसके युगांडा के बॉडीगार्ड्स मौजूद होते थे और वो तकरीबन 6 लोग थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनको इस जगह के ऊपर आके दबोचा जाएगा। ऐसे मिशंस के अंदर आपके साथ बंदे नहीं होते, यू आर अ सिंगल यूनिट। अकेले ही मुझे ये काम करना था। खैर, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उधर नारायण जिस घर में मौजूद था वहाँ अप्रोच किया। किस हालत में मैंने उसको पाया ये छोड़ें आप। 2 उसके बॉडीगार्ड ज़मीन पे गिरे हुए थे और एक उसके साथ जो उसका जूनियर एजेंट था वो भी मुर्दार पड़ा हुआ था, और नारायण गोलियां खा के अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ से मैं वापस कंपाला नहीं जा सकता था क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंटेल स्प्रेड आउट हो चुकी थी। यहाँ से मुझे एंटर होना था कॉन्गो के खूनख्वार जंगलों में, जिनका मैं आपको नाम लूँ तो वो आप नाम ही नहीं ले सकते। लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, नारायण मुझे लगता है होश में आ गया है और कुछ बोलना चाह रहा है। ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा नारायण से सुन लें कि ये आखिरी ख्वाहिश क्या करना चाहता है। अगर इसने कहीं इधर मैकडॉनल्ड KFC मांग लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसके लिए लाना। रुकिए ज़रा, मैं इससे ज़रा सुन लूँ। नारायण मुझे अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ के अंदर बोलता है कि तू कौन है? तूने मुझे क्यों मारा है? मासूम सवाल। हाय मेरा बच्चा, यकीन जानिए कि अगर मैं उर्दू के अंदर इससे ना बोलता तो मरने से पहले शायद नारायण को कभी भी ये पता ना चल सकता कि उसको मारने की वजह क्या है, क्यों पाकिस्तानियों ने युगांडा के अंदर आके उसको जहन्नुम वासिल किया है। लगता है अभी तक आप भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने जो गेटअप क्रिएट किया हुआ था उसके अंदर प्रॉपर ब्रेड्स भी लगाए हुए थे सर के ऊपर। रंग मेरा काला, ब्रेड्स मेरे, दांत मेरे नकली, आईब्रोज मोटी मोटी। अफ्रीका वाले तो यकीनन मुझे अपना कोई पॉप सिंगर या रॉक स्टार या रैपर ही समझेंगे, लेकिन अगर मुझे आप में से कोई बंदा देख ले उस गेटअप के अंदर
तो यकीनन आप हाथ ऊपर उठा के अपनी जेब की तरफ इशारा करेंगे कि भाई मारना ना, पर्स इधर है, मोबाइल इधर है। आप यकीनन मुझे कोई मगिंग करने वाला खतरनाक काला समझेंगे। मैं हकीकत में इतना तो क्या, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ। नारायण एंड कंपनी को तो बेचारों को टाइम ही नहीं मिला। मैक्सिमम आप कह लें कि 15 से 18 सेकंड के अंदर उनकी ये हालत हो गई। जब आप इस तरह के ऑपरेशन के अंदर जाते हैं तो जैसे आप पबजी खेलते हैं वैसे दुनिया नहीं चलती मेरे प्यारे भाई, कि आप निशाने ले लेके पत्थरों के पीछे से छुप छुप कर गोलियां मारें। आपने वेपन चलानी होती है, वो जहां मर्जी लगे लेकिन बंदे को लगनी चाहिए। अगर उसको टांग के ऊपर लगी, हाथ के ऊपर लगी, गर्दन के ऊपर लगी, कान के ऊपर लगी, आंख के ऊपर लगी, दिल के ऊपर लगी, लगनी चाहिए। हर जगह से खून उसी तेजी से निकलता है। और अगर इतनी लगी 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 करने के बावजूद उनको नहीं लगी तो समझें आपको लग गई और उनकी जगह ज़मीन के ऊपर आप पड़े होंगे। नारायण की आंखों के अंदर सवाल थे, मेरे पास उसके सारे जवाबात थे। लेकिन मैंने सोचा कि नारायण ये जान के क्या करेगा कि नारायण को उसके बेशुमार गुनाहों में से किस गुनाह की सज़ा मिली है। और वैसे भी मरने के बाद जब मौत के फरिश्ते इसको घसीट के जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे तो तब वो शायद इसको बता देंगे कि भाई ये काम तूने किए थे ज़िंदगी के अंदर, मुझे क्या पड़ी है फरिश्तों के काम के अंदर दखल अंदाजी करने की। मैंने अपनी वेपन उठाई और नारायण के सर के अंदर ठक करके ठोक दी। नारायण मुतमईन कुर्सी समेत पीछे जाके गिरा और मुझे लगता है कि नारायण के आखिरी सांस डर और खौफ के अंदर नहीं गुजरे होंगे। नारायण यकीनन ये सोच रहा होगा कि इसने जब मुझे बताना नहीं था तो इसने मेरे से पूछा क्यों। तो मैं आपकी वसातत से नारायण को ये बता देता हूँ कि भाई मैं तो तेरी दिलजोई कर रहा था, तेरा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था, पसीने छूट रहे थे, खून निकला हुआ था, जिस्म ठंडा हो रहा था तेरा, लेकिन वक्त पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा डर के मारे खौफ के मारे तू आंखें बंद करे और दिल तेरा धक 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 कर रहा हो, खून और तेजी से निकलना शुरू हो, तो क्यों ना तुझे मुतमईन करता हूँ। साफ जाहिर है जब मैंने तुझे ये सवाल पूछा तो तूने जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, तुझे ये तो पता नहीं होगा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो मैंने इसलिए ये किया। नारायण, इसमें तेरी ही भलाई थी जो मैंने की। सोचने और समझने में फ़र्क है। अब ज़मीन के ऊपर 3 के बजाय 4 लाशें पड़ी थी और मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने मुझे बोला कि तू कब निकल रहा है वहाँ से और काम हो गया है। मैंने कहा सर काम हो गया है। उन्होंने कहा कोई कोलैटरल डैमेज, कोई इंजरीज? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कितने लोग थे? मैंने कहा सर एक ये नारायण था और एक उसका जूनियर ऑफिसर था और 2 और लोग थे। उन्होंने मुझे कहा 2 और लोग कौन थे? मैंने कहा सर मैंने उनको देखा नहीं, आप कहते हैं तो मैं चेक करता हूँ। वो समझ गए। उन्होंने कहा लोकल तो नहीं थे? मैंने कहा यार होंगे, मुझे नहीं पता, सारे अफ्रीकी एक ही तरह के काले हैं, कोई पता नहीं किधर का था, हैं काले। उन्होंने कहा तू निकल वहाँ से, जल्दी जल्दी निकल। मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, मैं अभी के अभी निकल रहा हूँ। और फ़ोन बंद कर कर फ्रिज में से मैंने देखा कुछ खाने पीने की कोई चीज़ है, पानी निकाला, आराम से ग्लास पकड़ा, मुहज़्ज़ब लोगों की तरह, बोतल को मुंह नहीं लगाया, ग्लास में पानी डाला, आराम से टीवी उनका ऑन किया और सोफ़े के ऊपर बैठ के टीवी देखना शुरू हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई हॉलीवुड की मूवी देखना शुरू हो गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त। मुझे यहाँ कौन से बिज़नेस क्लास के अंदर कंपाला से बैठ के पाकिस्तान आना था, मुझे जाना था कॉन्गो के अंदर जंगलों में। सर दराज खोलने के ऊपर मुझे वहाँ तकरीबन 30 से 35 हज़ार डॉलर मिले। नारायण साहब मेरे लिए छोड़ के गए थे। कॉन्गो की करेंसी भी मिली, कीनिया की भी मिली और युगांडा की भी मिली। मैंने कॉन्गो और युगांडा की करेंसी अपने पास रख ली और उसके बाद वहाँ से उन्हीं का एक बैग उठाया लटकाने वाला, उसके अंदर पानी के रिजर्व्स रखे, थोड़ी चीज़ें रखी, चॉकलेट्स पड़ी थी फ्रिज के अंदर वो रखी और फिर मैं आराम से वहाँ से बाहर निकला। अपनी तरफ से मैंने पूरी तैयारी की और वहाँ मोटरसाइकिल वाले के साथ बैठ के लेक एल्बर्ट के पास उतर गया। वहाँ लोकल फ़िशरमैन थे,
उनके पास गया, उनसे बातचीत की, उनको बोला कि मुझे बॉर्डर क्रॉस करवाना है। वो लोग इन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। जेब में आपके पैसे हों, किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको मसला नहीं है। नारायण भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे छोड़ के गए थे। उससे बातचीत की, उसको पैसे दिए बंदे को, और उसने मुझे बोला कि 2 घंटे के बाद वो हमें बॉर्डर क्रॉस करवा देगा, लेकिन कॉन्गो की दूसरी साइड के ऊपर, वेंजोरी फॉरेस्ट वाली साइड के ऊपर मुझे छोड़ देगा। एंड देन आई एम ऑन माई ओन। मुझे उस काले को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो जब से फ़ौज के अंदर आया था, आई वॉज ऑन माई ओन। लेकिन मुझे पता नहीं था कि 2 युगेंडन्स को मारने की वजह से बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट हो चुका था। चले खैर है, ये एक लंबी जर्नी है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि उन जंगलों में मेरे साथ क्या हुआ और किस तरीके से मैं उन जंगलों के अंदर सरवाइव किया। लेकिन आप उधर देखें, अपनी राइट साइड के ऊपर आपको अब्दुल्ला नज़र आएगा। अब्दुल्ला मुझे बुला रहा है क्योंकि अब हमारे निकलने का टाइम आ रहा है। ऑपरेशन के लिए हमें जाना है। खबर आ पहुंची है कि तकरीबन 9 बंदे गुलबदीन फड़का चुका है और हमारा बेसब्री से लोकल इंतज़ामिया इंतज़ार कर रही है। तो मैं ज़रा पहले अब्दुल्ला की बात सुनाऊं, फिर वापस आपको युगांडा लेके आऊँगा।